के सच्चे अनुयायी हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं किसी आयोजन में आप भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को शिरकत करेंगे, और शिरकत ही नहीं करेंगे बल्कि समाज का मार्गदर्शन करेंगे अपने स्पीच के द्वारा। तो स्पीच आपका सॉलिड, तथ्यात्मक और निश्चित घटनाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब की सटीक घटनाओं पर आधारित होगा, तो और भी आपका भाषण प्रभावी हो सकता है। अपने भाषण को यदि वास्तव में आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो अंबेडकर संदेश अगर आप नियमित वाच करेंगे, नियमित सुनेंगे, तो निश्चित है कि वो सारी बातें जो बाबा साहब ने किसी न किसी माध्यम से कही हैं, चाहे अपनी लेखनी के माध्यम से या अपने स्पीच के माध्यम से, वो अंबेडकर संदेश के माध्यम से आपको लगातार सुनने को मिलेगा। और ऐसे में आप एक प्रभावी भाषण स्वयं भी दे सकते हैं। सामान्य साथियों, आज तीसरा प्रस्ताव जो पारित हुआ, पहला और दूसरा प्रस्ताव हमने कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में रखा था। तीसरा प्रस्ताव बाबा साहब संविधान समिति के बारे में रखते हैं। संविधान समिति के बारे में क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, ये जानना दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब कहते हैं कि आज़ाद भारत का संविधान खुद भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। इस अंग्रेज सरकार की योजना का ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी स्वागत करती है। हालांकि संविधान समिति की नियोजित योजना को वर्किंग कमेटी का इन कारणों से तीव्र विरोध है। यहाँ पर अंग्रेजों का ये कहना है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोग ही बनाए, न कि हम स्वयं बनाएं। अंग्रेज इस बात को कहते हैं। तो इसका स्वागत बाबा साहब करते हैं, लेकिन किन बातों को लेकर विरोध करते हैं वो जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। पहला कारण, विरोध का पहला कारण जो है, बाबा साहब कहते हैं कि नियुक्त की गई संविधान समिति के आगे निर्णय के लिए आने वाले मसलों को सही तरीके से हल करने के लिए उस विषय के बारे में पूर्व अनुभव हो, इन मसलों पर जो पूरे अधिकार के साथ बोल सके और सोच पाए, ऐसे बिल्कुल लायक उम्मीदवारों को ही संविधान समिति के लिए चुने जाने का भरोसा न दिलाए जाने के कारण कह सकते हैं कि ऐसी संविधान समिति केवल भावनाओं से खेल ही साबित होगी। सामान्य साथियों, 1945 की घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो कार्ययोजना यहाँ पर आई है, संविधान समिति का गठन हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसमें संविधान समिति किन लोगों के द्वारा, कि कौन लोग संविधान समिति में होंगे, कौन लोग भारतीय संविधान को तैयार करेंगे, ये निश्चित ना होने की वजह से बाबा साहब यहाँ पर तीव्र विरोध अपने संगठन के जरिए करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि पूंजीपतियों से संविधान समिति के सदस्यों को रुपयों की घूस देकर अपनी तरफ कर लेने का और इस प्रकार उनके मतों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्र रचे जाने का बहुत बड़ा धोखा इसमें निहित है। संविधान समिति अनावश्यक और निरुपयोगी है, क्योंकि संविधानात्मक मतभेदों के मुद्दों पर निर्णय लेते हुए जब वे मुद्दे निश्चित दायरे में घूमते रहने वाले हों तो संविधान समिति जैसी भारी भरकम व्यवस्था का रोड़ा क्यों अटकाया जाए, वह बिल्कुल बेमतलब होगा। महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णय को लेकर हिंदी लोगों में हमेशा मतभेद होते रहते हैं। अधिकतर मतभेदों के मुद्दों का स्वरूप जातीय होता है। इस कारण जातीय मसलों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय संविधान समिति के बहुसंख्यकों के दल को सौंपने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसीलिए संविधान समिति बिल्कुल अनुपयोगी है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो संविधान समिति सुझाई गई है, किस तरह संविधान समिति बनेगी, वो बाबा साहब यहाँ अनुपयोगी सिद्ध कर देते हैं। और कारण क्या है वो भी हमने आपको बताया है। चौथा प्रस्ताव यहाँ पर आज की इस वर्किंग में, दूसरे दिन की वर्किंग में क्या कुछ यहाँ पर चौथा प्रस्ताव है, आइए जान लेते हैं। प्रांतीय विधिमंडल का संविधान समिति से संबंध। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की निश्चित राय है कि संविधान समिति के निर्माण के साथ प्रांतीय विधिमंडल के चुनावों का ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करना अंग्रेज सरकार की सबसे बड़ी गलती है। इस बारे में गहराई से सोच विचार के बाद ये वर्किंग कमेटी निर्णय लेती है कि निम्नांकित कारणों से प्रांतीय विधिमंडल से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई संविधान समिति असली संविधान समिति का काम करने के लिए पूरी तरह से नालायक होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, कारण बाबा साहब आगे देते हैं। कहते हैं प्रांतीय विधिमंडल में मतदान का अधिकार संपत्ति आधारित योग्यता पर निर्भर करने के कारण शेड्यूल कास्ट और बहुसंख्यक श्रमिक इस अधिकार को पाने से वंचित रह गए हैं। सामान्य साथियों, उस समय जो मतदान था, वोट देने का अधिकार था, हर नागरिक को नहीं था। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। उस समय जो वोट देने का अधिकार था
वो सिर्फ संपत्ति आधारित था। और आप सोच कर देखिए कि हमारा जो समाज था वो अस्पृश्य समाज था, उसके पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। और इसलिए जब हमारे पास संपत्ति नहीं थी, खेती बाड़ी नहीं थी, ऐसे में वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हें था जिनके पास ढेर सारी संपत्ति, जगह जमीन हुआ करती थी। बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार बहुसंख्यक जनता को परे रखते हुए सिर्फ संपत्तिधारी मतदाताओं के मतों के आधार से चुने गए प्रांतीय विधिमंडल के जरिए बनाई गई संविधान समिति को राज्य का संविधान बनाने का नैतिक कोई अधिकार नहीं है। आज़ादी या पाकिस्तान के नारों के सहारे अगर चुनाव लड़े गए तो ऐसे चुनाव जीत कर बनने वाले प्रांतीय विधिमंडल के जरिए बनाई जाने वाली संविधान समिति राज्य संविधान के स्वरूप और उसके मूलभूत मुद्दों के बारे में आधिकारिक रूप से निर्णय ले पाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी संविधान समिति द्वारा बनाया गया संविधान कभी लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया संविधान होना संभव ही नहीं है, इसीलिए इसे स्वीकार करना भी संभव नहीं है। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर चाहते थे कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया जाए, ऐसा संविधान होना चाहिए। आगे चलकर बाबा साहब जब संविधान समिति में सम्मिलित होते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं और बाबा साहब ऐसा ही संविधान बनाकर तैयार करते हैं और उसी संविधान के जरिए भारत आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है सम्मानित साथियों। और भारत ही नहीं, हमारा समाज भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी दिखाने की कोशिश हमारा समाज कर रहा है। लेकिन एक लंबे समय से जगह जमीन और हर तरह के जो समता के अधिकार हैं, अवसर की समानता है, उससे वंचित रखा गया हमारे समाज को। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारा समाज वंचित रहा। तो 10, 20, 50 या 100 साल में भी उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? इसलिए सामान्य साथी, इस बात को हमें गौर करना होगा कि जो ये भारतीय संविधान के जरिए अस्पृश्यों को अधिकार मिले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, SC, ST, OBC, पिछड़े वर्ग को जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकारों को अभी जारी रखना बेहद जरूरी है। आगे क्या कुछ है? बाबा साहब कहते हैं, संयुक्त चुनाव क्षेत्र पद्धति से होने वाले चुनावों से निर्मित प्रांतीय विधिमंडल की ओर से बनाई जाने वाली संविधान समिति में शेड्यूल कास्ट तथा ऐसे ही अन्य समुदायों के असली और भरोसेमंद प्रतिनिधियों के आने की संभावना न होने के कारण इन संविधान समितियों पर उनको शेड्यूल कास्ट और तत्सम समुदायों को भरोसा नहीं हो सकता। इसलिए इस संविधान समिति के किसी भी निर्णय को मानना इन समुदायों के लिए नैतिक नजरिए से बंधनकारी नहीं हो सकता। प्रांतीय विधिमंडल के चुनावों से संविधान समिति का किसी तरह का संबंध ना जोड़ा जाए, इस बारे में जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है और संविधान समिति का चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए। संविधान समिति में हिस्सा लेने की इच्छा रखने वाले हर दल को चुनाव में उतरने से पहले भावी संविधान और जातीय न्याय के बारे में अपनी योजना को उजागर किए बगैर संविधान समिति के गठन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हर दल पर इन बातों की घोषणा पहले ही किए जाने को लेकर सख्ती बरती जाए। वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होना चाहिए। 5वां प्रस्ताव, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में शामिल होने के लिए सभी अस्पृश्यों के नाम आखिरी पुकार। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी भारत के सभी अस्पृश्यों को चेतावनी देना चाहती है कि वे जाग जाएं और अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ना है या अपना सर्वनाश कराना है। इस बात पर ध्यान देते हुए भारत का हर अस्पृश्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में शामिल हो। यहाँ पर आह्वान किया गया समाज से कि चूँकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो अस्पृश्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, वो बाबा साहब के द्वारा निर्मित राजनीतिक संगठन है, इसमें हर अस्पृश्य को शामिल होना चाहिए। इसका आह्वान बाबा साहब करते हैं कि यदि आप इसके साथ शामिल नहीं होंगे तो आपका सर्वनाश होना तय है, क्योंकि अगर शासन सत्ता आप अपने हाथों में नहीं लेंगे, ये कहने की कोशिश बाबा साहब करते हैं, तो फिर आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जो आपका विकास है वो कहीं ना कहीं सत्ता में निहित होता है। ये बात कहने की कोशिश बाबा साहब करते हैं इस प्रस्ताव के जरिए। कहते हैं कि इस फेडरेशन को भारत के अस्पृश्यों की एक अद्वितीय प्रातिनिधिक संस्था बनाएं, क्योंकि अस्पृश्यों का भविष्य तय करने वाला भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान समिति बनने वाली है, उसमें केवल प्रांतीय विधिमंडलों से चुने गए सदस्यों को ही चुना जाने वाला है। इस कारण आगामी प्रांतीय चुनावों को भारत के खासकर अस्पृश्यों के इतिहास में भूतो न भविष्यति महत्व प्राप्त हुआ है।
उक्त वर्किंग कमेटी जनता को जोखिम के प्रति सावधानी की चेतावनी देते हुए सूचित करती है कि संविधानात्मक सुरक्षा की अस्पृश्यों की मांग का विरोध करने वाले राजनीतिक दल में स्वार्थ के लिए जो अस्पृश्य शामिल हुए हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद करना अस्पृश्य समाज के साथ विश्वासघात करने जैसा है। इसीलिए ऐसे लोगों से अस्पृश्य समाज हमेशा सावधान रहे। किन लोगों से हमें सावधान रहना है, ये बात बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं, जो भारतीय संविधान तैयार हुआ उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये जो स्पीच है, ये स्पीच 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर यानी कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में 3 अक्टूबर का ये स्पीच बाबा साहब का जो प्रस्ताव है वो 3 अक्टूबर का हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी कि कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 वर्ष के बाद जो सही मायने में भारतीय संविधान प्रारूप समिति बनने वाली है, संविधान समिति बनने वाली है, संविधान सभा का गठन होना है, वो बहुत नज़दीक है। ऐसे में बाबा साहब समाज को इसलिए जागरूक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बिना लड़े कभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। और इस बात के प्रति बाबा साहब यहाँ जागरूक करते हैं समाज को कि हमें जागृत रहना होगा और निश्चित रूप से संविधान समिति में हमें जगह बनानी होगी, तभी हम अपने अधिकारों को वहाँ सुरक्षित कर पाएंगे। छठा प्रस्ताव, केंद्र सरकार की पुनर्रचना। हिंदी सेना का विसर्जन और शांतिकालीन पुनः व्यवस्था के बारे में और अस्पृश्यों की पलटन पर उस कारण होने वाले असर के बारे में वर्किंग कमेटी की बहुत आस्था है। इसीलिए वर्किंग कमेटी सरकार का इस बात की ओर आग्रह पूर्वक ध्यान दिलाना चाहती है कि अखिल अस्पृश्य समाज को उम्मीद है कि आज अस्पृश्यों की जो पलटन है उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और उनकी पलटन में हर संभव बढ़ोतरी हो और उन्हें अधिक से अधिक रियायतें दी जाएं और साथ ही इस पलटन के लायक लोगों को अधिकार के पद पाने में भी सभी तरह से सहायता की जाए। सामान्य साथियों, एक समय था जब हमारे लोगों को पुलिस और सेना में भी भर्ती नहीं किया जाता था, अंग्रेजों के ज़माने में। तब बाबा साहब ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और आज ये स्थिति है कि हमारे अपने अस्पृश्य समाज की पलटन एक अलग बना दी गई। लेकिन वहाँ पर एक बात बाबा साहब कहते हैं कि अभी भी अधिकारी वर्ग में हमारे समाज के लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात बाबा साहब इस प्रस्ताव के जरिए ध्यान दिलाते हैं। 7वां प्रस्ताव, जो कि अंतिम प्रस्ताव है, वर्किंग कमेटी को इस बात का डर है कि हिंदी सेना का विसर्जन होने के बाद बाहर निकलने वाले सैनिकों का आगे ठीक से प्रबंध करने के लिए नियुक्त ऑफिसर इंचार्ज रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन अफसरों के पूर्वाग्रह दूसरे सामाजिक नजरिए के कारण रिहा किए गए अस्पृश्य सैनिकों का हित नज़रअंदाज किया जाएगा। इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए भारत सरकार से विनती की जाती है कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन से संबंधित जो प्रबंध किए जाने हैं उनमें अस्पृश्यों को अधिकार के पदों पर योग्य अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी कि आर्मी से निकलने के बाद, सेना से निकलने के बाद उनका किस तरह से समायोजन किया जाए, उसमें भी अस्पृश्यों का ध्यान रखा जाए, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसकी मांग बाबा साहब अंग्रेजों से करते हैं। सामान्य साथियों, अभी भी ये स्पीच बाबा साहब का अधूरा है और हमने आज आपके समक्ष 3 अक्टूबर 1945 को बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, किन प्रस्तावों के जरिए अंग्रेजों को बाबा साहब यहाँ पर अलर्ट करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, ये आपने देखा। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 4 अक्टूबर को क्या कुछ घटित होता है, हम लेकर जरूर उपस्थित होंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पहला प्रश्न है, संविधान समिति में बाबा साहब संविधान समिति के बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, निष्कर्ष के तौर पर आप बता सकते हैं। और संविधान समिति में अनुपयोगी सिद्ध करते हैं, उसका कारण क्या है, कोई एक कारण आप बता सकते हैं। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब यदि आप नहीं दे पाते हैं, वैसे तो जरूरी है लेकिन नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देने का कष्ट कीजिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिकी सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश
देश भारत में कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है जो प्रतिकृति आप सामने ये देख रहे हैं। ऐसा ही वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ में। यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।